कोर्स कर रखा है यहाँ पे, उनको तो डीपीपी उनके पास है मेरे ख्याल से, तो दे ये विल तो नॉट। है सर लेकिन हाँ, हमने तो कोर्स नहीं किया है सर। जिन्होंने नहीं किया है उनको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, आप उसी डीपीपी को सॉल्व करेंगे। सर उससे हो जाएगा काम? जी जी बिल्कुल हो जाएगा। ओके सर। ओके, तो एकेडमिक डिपार्टमेंट से कौन है यहाँ पे? सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर अमीर। आमिर आमिर, ठीक है सर। अगर आप देखिएगा कोई डिस्टरबेंस होगा तो मुझे बता दीजिएगा। राइट सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। तो टुडे, अच्छा, आप लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट खत्म किया था सर। सर। डेवलपमेंट सर खत्म हो गया। ओके, वी खत्म हो कंप्लीटेड, गया। ओके वी कंप्लीटेड डेवलपमेंट इन प्रीवियस क्लास। ओके, सर नेशनलिज्म। yes, today we will start with nationalism in Europe, but before that we will do some revision of development. Okay, ओके सर। okay, so my first question will be with, देखो, Yashi Rai left. Okay, Sachi Sharma. Okay, I will write down the name of these students. Swapnanil Bin. सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो। सर एक बुक में एक टर्म यूज हुआ है, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस फॉर 2015 एंड 2015 टू 2016। तो सर जैसे, इसमें जब आप, यस हाँ सर, बोलिए बोलिए बोलिए। तो सर इसमें जब हम, जैसे इन्होंने बोला कि दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म एंड इट रफली मींस पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट, तो सर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जो पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट और जो ये टर्म है? नहीं, डिफरेंस है, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एट दिस लेवल। ओके, ओके सर। जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तब आप इसको और अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके, ओके सर। आपको सर एक और डाउट है सर, जो वर्ल्ड, जैसे जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो सर, वो इट इज ब्रॉट अप बाय वर्ल्ड बैंक और पब्लिश इसे यूएनडीपी करता है ना? व्हाट डिड यू से? पब्लिश यूएनडीपी करता है ना वर्ल्ड क्या? डेवलपमेंट रिपोर्ट? ओके सर, यही डाउट था। थैंक यू सर। ओके, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपका ब्रॉट आउट वर्ल्ड बैंक ही है। ओके, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है आपका, ये आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही बताया है ना मैंने? यस सर, यस। यस सर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी। हाँ, हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट, मैंने गलती से वर्ल्ड बोल दिया आई थिंक। हाँ, वर्ल्ड नहीं है वो वर्ल्ड वाला अगर आएगा तो आपका जो है कि वर्ल्ड बैंक आ जाएगा। और मैंने ओके शायद सर। आपको उसके हेडक्वार्टर के बारे में भी बताया होगा पिछली क्लास यस सर, वो वॉशिंगटन डीसी में आपने बताया था में। ओके, वर्ल्ड ठीक है। बैंक का। यस सर। ओके, सर चैट में एक डाउट है सर। आर्यन जैन, am I audible to you, Aryan? यस सर। Sir, it is showing that the app is not. What you are trying to say, Aryan? Aryan Jain, do you have any kind of problem? कोई प्रॉब्लम है डीपीपी से रिलेटेड? कोई प्रॉब्लम किसी को आर्यन के अलावा? नहीं है ना? ओके, आर्यन जैन्स माइक इज नॉट वर्किंग। गुड। ओके, आर्यन त्यागी, यस सर। मैंने आपको जो है पिछली क्लास में बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? सर जिसमें हम हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटल इनकम के बारे में बात करते हैं। हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। यस सर। तो ये मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इन द सेंस क्यों निकाला जा रहा है? किस सेंस में आप इसको समझते हो? क्या है ये? क्या जरूरत है इसकी?
तो जिससे कंट्री टू कंट्री वाइज पता चले कि ह्यूमन वहाँ पे कितने डेवलप हो रहे हैं इन फील्ड्स में, मेरे हिसाब से। ओके, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? सर टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इनकम्प्लीट है थोड़ा, और उसमें इंक्लूड करना है आपको। ओके सर। पूरा बताइए। सर टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हाँ हाँ, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि एवरेज इनकम जो है कि अपने आप में कंप्लीट नहीं है। मींस एवरेज इनकम, इफ वी विल लुक एट द पैरामीटर एवरेज इनकम, वी विल फाइंड दैट एवरेज इनकम इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनी नेशंस डेवलपमेंट। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन व्हाट बेसिस वी कैन से दिस? ओके, आदित्य वर्मा आप ट्राई करिए। सर एक डाउट है सर। आप ट्राई करिए। सर ऐसा कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पर जैसे कंट्री 5 कंट्रीज हैं, एक कंट्री है तो 5 उसमें पर्सन है, उनकी कैपिटल उनका इनकम है 100 ईच। तो और दूसरी है कंट्री बी, और उसमें बहुत से चार पर्सन्स को की एवरेज, मतलब 4 पर्सन्स की इनकम कम है, पर पांचवें पर्सन की इनकम है ज्यादा है। तो दोनों का कंट्री ए और कंट्री बी का पर कैपिटा इनकम तो सेम आता है, लेकिन कंट्री बी में एक ही पर्टिकुलरली आदमी रिच है और बाकी 4 पुअर हैं। पुअर इन द सेंस मतलब लेस इनकम है। तो ऐसा हम कंपेयर नहीं कर सकते उसे पर कैपिटा इनकम से, क्योंकि कंट्री डेवलप है कि नहीं, क्योंकि कंट्री डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट पे होनी चाहिए बेसिस पे। एक्यूरेट पिक्चर हमें नहीं मिल पाती है। एज द नेम सजेस्ट, पर कैपिटा मतलब हर व्यक्ति आय, ठीक है। तो हर व्यक्ति आय जो है पूरी तरीके से इसमें नहीं दिखाया जाता है, ठीक सर है। इंडिविजुअल इनकम दिखती। हाँ, इंडिविजुअल इनकम हमें यहाँ पे नहीं दिख पाती। ओके, तो ठीक है, गुड अटेम्प्ट। सौम्या आहूजा। यस सर। यस सौम्या, सर। आप बताइए। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, ठीक है। Yes, Have you sir. studied this? Sir, as an What? example, yes, sir, I studied this. Sir, as an example, sir, जैसे हमारे को, sir, if any person wants to get developed, he doesn't look at least or at only one point. He looks at several points. As an example, sir, if a person is looking for job, he'll not just look for money. For example, if there is job one and it is giving him a high income, but if we see that the other facilities such as paid leaves and facilities for his families, regular job security are not present, and there is a second job in which job security is there and other things are there. So whereas the income is low, so obviously he should prefer the second job because it is offering him more facilities. In every cases, people do not just go with the money, non-material goods. They also go with non-material goods such as they need freedom, liberty, equal treatment, etc. Okay, good attempt, Soumya. Thank you, sir. Next, Yugang Jain. Yes, sir. Yes, Yugang, आप बताइए, what do you understand by okay, we say that money is not enough, okay, for survival or for development. Yes. What do you Yes, understand sir. by this statement? Sir, means only money cannot buy us everything, like our happiness and other love of the family, and other things like education, our health are also more important than money. Apart from money, what other things we require mainly, which money cannot buy at all? Sir, आपने बताया our लव ऑफ द education, फैमिली, आपने बताया health. लव ऑफ द फैमिली, एजुकेशन हेल्थ तो हो जाएगा ना।
मतलब एजुकेशन और हेल्थ तो आप कहीं ना कहीं मनी हेल्प कर देगा आपको, वो सर्टेन पॉइंट बोलने हैं जो आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे। Sir, your voice is breaking. आपको वो पॉइंट्स बोलने हैं जो मैंने आपको बताए थे क्लास में। चलिए ठीक है, अगली बार अच्छे से पढ़ के आइए, और ठीक है आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है, अगली बार और अच्छा करिएगा। उदय शर्मा, यस सर। आप कोशिश करिए। सर इसका मतलब ये है कि सर हम पैसों से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं खरीद सकते सर, जैसे हमारी दोस्ती, फ्रेंडशिप और हमारे परिवार, हमारे रिलेशनशिप्स और और यही बात तो वो भी कह रहे थे। ओके यस सर। आपको वो पॉइंट्स मैं पूछ रहा हूँ जो आपको मैंने मेंशन किए थे, बताए थे। आपके सर पॉइंट्स कैन आई गलत नहीं है। सर मैं सर मैं आई नहीं, उदय उदय ही बताएंगे। सर आपने बताइए उदय। फ्रेंडशिप का बताया था और चलो ठीक है, मैंने फ्रेंडशिप ले लिया, आपका इंक्लूड कर लिया। और बताइए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उससे उसे लिखने पे आपके जो है मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए मैं उस वर्ड को सुनना चाहता हूँ। साची शर्मा, Yes, sir. आप बताइए। Sir, respect यस, and friendship ओके, डिस्कस्ड ऑलरेडी। ओके, और and चलिए अच्छा ट्राई किया, अगली बार और अच्छा करिएगा, ठीक है। पुलकित कुमार, यस सर। आप बताइए आंसर। सर एक तो वही जो पॉइंट्स थे कॉमन, हेल्थ हाँ। हेल्थ वगैरह। सर एक हमारे पास जो एनवायरनमेंट होता है, हमारी जो सराउंडिंग है सर, ठीक एकदम है। हाँ चलिए, और सर नेचुरल जो फ्रेश सराउंडिंग होती है, जो हेल्दी सराउंडिंग होती है, वो हम मनी से बाय नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल क्रिएट कर सकते हैं बट नेचुरल नहीं। और चलिए ठीक है, आप लोगों ने हेल्थ वगैरह को भी कहा। चलो आप अगर पंजाब हरियाणा, ओके, मैंने हरियाणा, केरल और बिहार का एग्जांपल दिया था। उस केस में मैंने बताया था हेल्थ एजुकेशन इज आल्सो मींस आर आल्सो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर डेवलपमेंट। अब में से कुछ लोगों ने कहा, चलो मैं उसे कंसीडर करता हूँ, ठीक है। बट अगर आपको एक्यूरेट टर्म में लिखना हो कि अपार्ट फ्रॉम मनी व्हाट एल्स वी नीड, तो आप जो है कि हेल्थ को थोड़ा सा और क्या करेंगे, हेल्थ में पर्टिकुलर पॉइंट्स यूज करें। सर हाँ, सर pollution free अनअडल्टरेटेड environment। मेडिसिन, ठीक है। सर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, सर फ्रेटर्निटी। सर Good सर somebody cannot buy Wait. pollution free environment। yes, The pollution free environment. Sir, protection Okay. from infectious disease. प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। Yes. food। ठीक सर गुड ठीक है, ठीक है। ओके, इन्फेक्शियस डिजीज, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और अनअडल्टरेटेड मेडिसिन, ये तीन को आप लोग जो है अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आप बाकी लोग जो भी पॉइंट्स कह रहे थे, ठीक है, कंसिडरेबल है वो, बट ट्राई टू राइट दीज पॉइंट्स फर्स्ट देन द रेस्ट। ओके, सर इक्वल ठीक है ट्रीटमेंट। सभी के लिए। हाँ, इक्वल ट्रीटमेंट। सर पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन वही, ठीक है। बट जो मैंने, हाँ रिस्पेक्ट भी है। तो इसमें जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया उसको कोशिश करिएगा पहले इंक्लूड करने के लिए, बाद में रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स। अब इसमें किसी का कुछ क्वेश्चन है? सर एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन हाउ ग्रॉस डेवलपमेंट रेशियो एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। इशिका कंसल, एम आई ऑडिबल टू यू? इशिका, इशिका कंसल, yes, is you can speak, इशिका। इशिका बोलो। स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके, तो इशिका का जो क्वेश्चन है, चलो ठीक है, इशिका का हो सकता है माइक इज नॉट वर्किंग। ओके, तो इशिका का जो क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा ग्रॉस एंड नेट। तो ग्रॉस मैंने शायद आपको नेट अटेंडेंस उसमें भी बताया था, नेट सोन एरिया में भी, वहां पे ये टर्म मैंने यूज वहां पे भी किया था, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, है ना, और नेट सोन एरिया।
वहां पे भी नेट डिस्कस। एरिया। तो यहाँ पे भी उसी को तरीके से समझो, ग्रॉस मीन्स ओवरऑल व्हाट एडमिशन, ऐसे। नेट, नेट मतलब दोज हु आर टेकिंग क्लास। ओके, समझ में आ रहा है? क्रॉस अटेंडेंस मीन्स ओवरऑल एडमिशन कितने हुए, बट नेट क्या होगा कि कितने लोग क्लास एक्चुअली ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? सपोज ग्रॉस में 100 है, तो नेट में क्या होगा, हो सकता है 100 आउट ऑफ 100 भी हो जाए, ग्रॉस और नेट बराबर भी हो जाए इस केस में, अटेंडेंस के केस में, बट मोर और लेस हम देखते हैं वो कम ही होता है, 80 90। ओके, डिपेंड करता है, वैरी करता है, ये 95 भी हो सकता है। ओके, यही बेसिक डिफरेंस है। इज इट क्लियर इशिका? Oh, her mic is not working. Okay. वैभव विशाल झा। Yes, sir. हाँ, आप बताइए व्हाट इज BMI? Sir, BMI is body mass index, okay. in which the mass of the body, the mass of a person and its height ratio is taken. It is ranging from 18 to 25, and if the person is below 18, then he or she is considered as underweight, and if it is over 25, then he or she is considered as overweight. This BMI. Wait. What is the formula of BMI? What did you told? Sir, weight in kg upon height in meter square. Okay. सर लेकिन हाइट इन मीटर स्क्वायर कैसे हो सकता है सर? वो तो सर एक वो हाइट इन मीटर होल स्क्वायर है। थैंक गॉड। कौन है, किन्होंने आंसर दिया ये? आदित्य वर्मा। हाँ सर, लेकिन होल स्क्वायर होके भी तो मीटर स्क्वायर ही बनेगा ना सर? आप गूगल सर्च कर लेना ना, डेरिवेशन उसकी देखना पड़ेगा। इज ओनली रेशियो। अरे जैसे किसी चीज का फॉर्मूला होता है वैसे ही है ये। ये तो रेशियो है ना आंसर। कोई बात नहीं, तो मैं जो है कि इसको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला याद कर लो। ओके, आपको अगर आप देखो तो 6 फुट करीबन, आप लोग अब ये देख लेना 6 फुट क्या होता है, मतलब 6 फुट तो आई थिंक समझते होंगे, 6 फुट हाइट है। सर 6 फुट 180 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है, 30.47 सेंटीमीटर का एक 180। हाँ रुक जाओ वैभव, जब आपने उसको कह दिया 180 सेंटीमीटर तो कितने मीटर होंगे वो? 1.8। जब आपने 1.8 निकाल लिया तो 1.8 का क्या कर लो, होल स्क्वायर कर लो, तो 3.24 हो जाएगा ना सर? वो तो 1.8 का क्या कर लो, होल स्क्वायर कर लो। और सपोज 80 kg है, ओके, तो क्या होगा इसका होल स्क्वायर? 3.24। अब इसका निकालो जो है क्या आता है ओवरऑल कैलकुलेशन? 8000/324, फिर उसे कैलकुलेट करेंगे सर तो अप्रॉक्स 8000 किसने कहा? 80 kg है ना ये सर? वो डेसिमल हटा के ऊपर ले जाते हैं ना सर, वो मैथमेटिकल मतलब सिंपलीफिकेशन। अच्छा। हाँ आंसर बताओ तुम। सर आंसर 24 के अप्रॉक्स आएगा। 24.7। 4.69 अप्रॉक्स। सर 24.7 अप्रॉक्स। तो 24.7 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये क्या है? चलो ठीक है, इसको कंसिडर कर लेंगे कि ये नॉर्मल है, ठीक है, ओवरवेट नहीं है। समझ में आया? ऐसे निकालना है। अब इसके में आपको अगर रिसर्च करना है तो आप करिएगा। चलिए, टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज यस। सर एक बार रिपीट करना, कौन सी रेंज नॉर्मल होती है? 18 to 25। और सर ये कौन सी एज के लिए होती है, मतलब ये प्रॉपर अप्रोक्सीमेट है या फिर कोई पर्टिकुलर एज के लिए? ग्रोइंग एज, बच्चों के लिए ग्रोइंग एज में ये कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है? नहीं होता तो सर हमारी एज में कैलकुलेटेड नहीं होगा। नहीं होगा अभी। ओके, अब 18 होता है ना? हाँ चलो, अब आप लोग आते हैं टॉपिक पे। चलो इसको रब कर देता हूँ। आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस सर। सभी ने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा है? सर पढ़ा है, समझ में कुछ नहीं आया है सर। हमारे स्कूल में दूसरा वाला हुआ है, इन इंडिया। यस सर, हमारे स्कूल में भी ऐसे ही हुआ है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया।
rise in nationalism in India ही हुआ है। सर मैंने धोनी पढ़ा दिया। अच्छा, वेरी गुड। तो इंडिया वाला समझ में आ गया? सर वो तो Yes, 8th sir. में था तो थोड़ा हाँ समझ सर, आ वो गया। बहुत अच्छे से पढ़ाया। सही से अच्छा। पढ़ाया था। किसने कहा बहुत सही से पढ़ा है? हमारे उत्कर्ष? स्कूल में पढ़ा दिया। उत्कर्ष यस सर। आप ही ने कहा है ना? हाँ। अच्छे से पढ़ा है ना? ओके, चलो वेरी गुड। हम लोग जब पढ़ेंगे तब उसमें help करना, ठीक है? तो आ जाओ हम लोग अपने Okay, टॉपिक sir. पे आते हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसको समझ लेते हैं, ओके, कि पढ़ना क्या है एक्चुअली। ये मैप तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, फिर से देख लो। यस सर, वर्ल्ड मैप। अब इस पे बन जा रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है? बन गया लगभग। और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, दिस वन अंटार्कटिका। अब ये हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यहाँ की बात कर रहे हैं, यूरोप। यूरोप में आपको याद है, आप लोगों ने मैप में भी प्रैक्टिस किया होगा कि ब्रिटेन कहाँ है, देखा है ना सभी ने? यस ब्रिटेन सर। जानते होंगे, Yes, sir. फ्रांस जानते होंगे, यस सर। यस सर। जर्मनी जानते होंगे कहाँ है, यस सर। ओके। फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी देखा होगा आपने। सर ऑस्ट्रिया हंगरी थोड़ा सा भूल गए हैं, रिवीजन हाँ, नहीं हुआ। कोई बात नहीं। इटली जानते होंगे कहाँ है, यस जापान, ओके। Yes, हालांकि sir. जापान तो एशिया में आ गया, फिर भी आपने करा है इसे, ओके। अब कौन सा रह गया इसमें? यूएस तो आप जानते ही हैं। सर Turkey. वो रह गया चेकोस्लोवाकिया। टर्की, यस, समवन इज सेइंग टर्की, वेरी गुड। सर चेकोस्लोवाकिया रह गया। चेकोस्लोवाकिया। तो मतलब ये सारे आपके दिमाग में है। हाँ, रोमानिया, बुल्गारिया भी है। अब देखो, अब ये जो ओवरऑल है, ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना जब ये चैप्टर को पढ़ना, ताकि आप क्या कर सको, इस कंटेंट को विजुलाइज कर सको। क्या कर सको? कंटेंट को विजुलाइज कर सको। और इसमें जो मोड ऑफ टीचिंग है, इसमें मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, ओके। अभी तक मैंने क्या किया कि आप लोगों को कंटेंट लिखवाया, ओके, मोर और लेस सारे पॉइंट्स को लिखवाने की कोशिश की गई। बट इन केस ऑफ हिस्ट्री यू विल फाइंड दैट इट विल बी अ troublesome process, okay? So what you will do, you will keep your book with you right now. सभी के पास उनकी बुक होनी चाहिए। सभी के पास है? यस सर। सर है। यस सर है। हाँ। अगर किसी के पास नहीं है तो वो फटाफट जाओ और तुरंत बुक निकाल के अपने सामने रख लो, ओके। सो तो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में अगर हम जाएंगे तो इसमें भी लेके आ रहा हूँ। हाँ, फटाफट जाओ। हेलो। यस यस। सर वैसे ग्रोइंग एज में बीएमआई चेक क्यों नहीं कर सकते? चेक क्यों नहीं करते? क्योंकि ग्रोइंग एज है ना, वो वेरी करता रहेगा, आज ज्यादा है कल कम हो जाएगा। वेट दोनों चेंज होते रहेंगे। बिल्कुल। तो सर जैसे कोई अब बढ़ चुका है और उसके से वेट बढ़ रहा है तो अभी तो बीएमआई चेंज होगा। क्या कह रहे हो? सर कोई बढ़ चुका है, मतलब 18 के अबव है और उसका वेट बढ़ रहा है, तो वो भी तो फिर चेंज होगा बीएमआई। बीएमआई फिर वेरी करेगा ना, बीएमआई फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस केस में। सर लेकिन अगर किसी की हाइट ही बढ़े जा रही है तो उसका बीएमआई तो कम होता चला जाएगा। अरे तब क्या किया जाए बताओ? एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो निकालेंगे ना, अब सबके लिए अलग अलग थोड़ी प्रोसीजर निकाला जाएगा। तभी तो यहाँ जनरल आ जाता है सर, क्योंकि वो पतले एकदम से पतले हो जाएंगे। अब 1848 में आते हैं, चलो हम लोग यूरोप में आते हैं। 1848 में कोई बीच में नहीं बोलेगा, जब तक मैं नहीं कहूँ बीच में कोई आप लोग नहीं बोलेंगे। जब मैं पूछूं डाउट है तब आप लोग जो है अपने अपने डाउट रेज करेंगे एक एक करके। 1848 में यहाँ पे हम लोग एक जो है फ्रेंच आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है फ्रेडरिक सोरियो, ओके। फ्रेडरिक सोरियो के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन है? अ फ्रेंच आर्टिस्ट। ये लिखते चलो कॉपी में, ओके। ये क्या है? एक फ्रेंच आर्टिस्ट है फ्रेडरिक सोरियो। अब इन्होंने क्या किया? फ्रेडरिक सोरियो ने सीरीज ऑफ
4 जो है क्या बनाए, परेड्स बनाए इन्होंने, सीरीज ऑफ 4 परेड्स बनाए। और इन्होंने एक वर्ल्ड ड्रीम किया, ठीक है, इन्होंने एक ड्रीम किया, एक ऐसा वर्ल्ड, ओके, जो कि वर्ल्ड जो कि किससे बना हो, मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक, ये अंडरलाइन कर लो, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड सोशल रिपब्लिक, सॉरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आया है एनटीएससी में। तो इन्होंने एक ऐसा दुनिया देखा, ओके, और हम लोग जब इन्होंने जब ऐसी दुनिया देखी तो उसमें जो इन्होंने फर्स्ट पेंटिंग बनाई है उसके बारे में क्या होगा, थोड़ी जिक्र हो गई यहाँ पे फर्स्ट पेंटिंग के बारे में, फर्स्ट प्रिंट के बारे में। एक्चुअली पेंटिंग भी कह लो तो कोई गलत नहीं है, फर्स्ट प्रिंट। तो इसमें दिखाया गया है फर्स्ट प्रिंट में कि जो लोग हैं, पीपल ऑफ यूरोप और अमेरिका, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है, मेन वेमेन बोथ, ठीक है, ओके, ये क्या करते हैं, अब ये एक साथ आते हैं, ठीक है, और इन्होंने एक लॉन्ग जो है ट्रेन जैसा क्या बना रखा है, मार्चिंग कतार बना रखी है, ठीक है, लाइक अ लॉन्ग ट्रेन, ओके। और इन्होंने क्या किया, लॉन्ग ट्रेन का जो ये मार्चिंग कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑफरिंग ट्रिब्यूट कहो या होमेज कहो, ओके, होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। किसको मिला, मतलब किसको देना है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में हम देखें, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आई थिंक यू ऑल नो, इट इज इन न्यूयॉर्क। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में एक तरफ आप देखोगे तो क्या है, एक हाथ में उनके टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, इसको लिखते चलना, ओके, और दूसरे हाथ में उनके क्या है, चार्टर ऑफ तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड द सेकंड वन इज चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ये इनके हाथ में दोनों है और लोग इनको क्या कर रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं, होमेज दे रहे हैं। अब इससे जो है कि अब इसमें एक पॉइंट और भी समझो, पहले जो नेशन हुआ करते थे, आज के डेट में तुम नेशन देखो, पहले ऐसा नेशन नहीं हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था, मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर, ओके, पहले क्या हुआ करता था, मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर। अब देखो ये एक बड़ा सा, अगर यूरोप आपको अभी जब मैंने बनाया वो उसको देख लो, हालांकि उतना बड़ा नहीं है, फिर भी इसमें आज अगर ये इस डेट में ये क्या है, इंडिपेंडेंट नेशन है, सपोज फॉर एग्जांपल, पहले ये क्या करते थे, एक ही एम्पायर में बिलोंग करते थे, ओके। तो इनका क्या होता था, एक कॉमन एम्परर होता था, क्या होते थे, एक कॉमन एम्परर। और कॉमन एम्परर क्या करते थे, इस ह्यूज डाइवर्सिटी को अकेले क्या करते थे, रूल करते थे। जैसे आज की डेट में अगर मान लो ये ए कंट्री बी सी डी ई एफ जी एच, आज के डेट में, तो पहले क्या होते थे, एक बड़े से एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे, जिसका कोई एक ही एम्परर होता था, और वो एम्परर क्या करता था, उसके अंडर कई सारे किंग होते थे। आप लोग जानते हो ना डिफरेंस बिटवीन एम्परर एंड अ किंग, ओके। एम्परर मतलब सम्राट और किंग मतलब राजा। तो जब सम्राट बैठते हैं, ठीक है, सम्राट के दरबार में राजा लोग क्या करते हैं, साइड बाय साइड अपने अपने जो है स्थान ग्रहण करते हैं। रिसेंटली महाभारत वगैरह अगर आपने देखा हो तो उसमें देखा होगा, या कई सारे मूवीज में भी दिखाया है, ओके। छत्रपति शिवाजी, ओके, पानीपत में तो सम्राट के आगे किंग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं।
तो इसी तरीके से मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर थी, और इस मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर में ये जो डिफरेंट जो टेरिटरीज हैं वो क्या करती थी, एक साथ क्लब होके एक एम्परर के अंडर में वर्क करती थी। इनके बीच में एक ही कॉमननेस है कि इनका एम्परर कौन है, कोई एक इंसान है, और कोई इनके बीच में समानताएं नहीं थी, सिमिलैरिटी नहीं थी। कंट्री ए के लोगों के ट्रेडिशन कल्चर अलग है, कंट्री बी का अलग है, कंट्री सी का अलग है, तो ये सब अलग अलग थे, बट एक कॉमननेस था कि इनका एम्परर क्या था, एक ही था। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होता था, इसमें प्रॉब्लम ये होता था कि यहाँ पे करेंसी अलग, यहाँ पे करेंसी अलग। ध्यान से सुनना, यही सारी बातों को मैं समझाऊंगा आगे। करेंसी अलग जगहों पे क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो जब करेंसी अलग अलग हैं तो होता ये था, आई एम रमिंग दिस पॉइंट, ठीक है, जो सभी ने लिख लिया आई थिंक। तो करेंसी क्या होती थी, अलग होती थी सभी की। सबकी करेंसी क्या है, अलग। यहाँ पे करेंसी 1 है, यहाँ पे 2, करेंसी 3, करेंसी 4, 5। अब क्या होता था, एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब वो मूव करता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि वो ट्रेडर है, सामान को बेचना है उसको अलग अलग जगहों पे, तो उसको कई सारे करेंसीज को क्या करना पड़ता था, कई सारे करेंसीज रखना पड़ता था, या कई सारे करेंसीज में डील करना पड़ता था। इसके अलावा, करेंसीज के अलावा क्या था, मेजरमेंट ऑफ वेट भी क्या था, अलग अलग जगहों पे क्या थे, अलग अलग थे। मेजरमेंट ऑफ वेट भी क्या थे, डिफरेंट थे अलग अलग जगहों पे। ये सब पहले कंसेप्ट है, समझ लो। ये भी एक प्रॉब्लम है कि वेट अलग, यहाँ पे वेट एक, आज जैसे अगर 1 kg का बटखरा है तो आप 1 kg के बटखरे में देखोगे, सपोज, ठीक है, जो उसका वेट है हो सकता है वो बी में उसका वेट उतना ना हो, वो हो सकता है मान लो वो 800 ग्राम को ही 1 kg के बराबर मानते हो, ओके। तो मतलब यहाँ पे 1200 ग्राम को भी, सॉरी केजी लिख दिया मैंने, यहाँ पे 1200 ग्राम को ही क्या मान लिया, 1 kg मान लिया, मतलब वेट भी वैरी करता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती थी ट्रेडर्स को कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्या है, वेट, मेजरमेंट ऑफ वेट है, करेंसी अलग अलग है। तो ट्रेड करने में क्या होती थी, ट्रेडर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब उसके बाद यहाँ के, अब जैसे मैंने बताया कि ये लोग अलग अलग हैं, इनके कल्चर, इनके लैंग्वेज क्या है, अलग अलग हैं, ओके, वे ऑफ लिविंग भी इनका अलग है। तो अब इसी में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। इनके अंदर कॉमननेस क्या था, अभी मैंने बताया, एक ही एम्परर है, इनका एम्परर कोई एक ही है। अब इसमें प्रॉब्लम ये उठ के जो है डे बाई डे, पर्टिकुलरली 19th सेंचुरी में ही देखा गया, स्टार्टिंग में, ओके, कि ये प्रॉब्लम एक्यूट होती चली गई। लोगों के अंदर ये फीलिंग आने लगी कि हम तो जो है एच ए से तो बहुत डिफरेंट है, वाई एच एंड ए आर लिविंग टुगेदर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ओवर हियर। तो एक एक करके क्या करते गए लोग, जो है अलग होते गए इस एम्पायर से, ओके। और इसमें जो है जो सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं वो फिलोसफर्स वगैरह रोल प्ले करते हैं। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा होगा, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और फिर जीन जैक्स रूसो, ओके। तो इन सब के फिलोसफर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाई है। अभी हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल है इसमें। तो अब लोगों के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, 1789 का पीरियड है, मीन 18th सेंचुरी के जो है एंड में, मैंने यहाँ पे क्या बताया, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, ओके। तो अब हम इसको उसी तरीके से समझेंगे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पुट अ ग्रेट इम्पैक्ट ओवर द मीन्स इन यूरोप, ओके, how it influenced the people who were living in Europe. इन्होंने ही तो लाए यहाँ पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही तो निकल के आया क्या, इक्वालिटी, पैटर्निटी, और क्या था थर्ड वन, एंड लिबर्टी। ओके, माइक को क्लोज कर लो, ओके। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। और इसके अलावा, ओके, नए नए वे ऑफ लिविंग इन्होंने जो है कि लोगों को सिखाए। लोग जब, यूरोप के लोग जब इसको देखते हैं, फ्रेंच में इस तरीके से चीज़ें घट रही हैं, तो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और वो भी फ्रांस जैसा ही अपना नेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया है, क्या प्रॉब्लम थी,
प्रॉब्लम क्लियर हुआ यूरोप का? सर ये फिलोसोफर क्यों लिखा है? फिलोसोफर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में। यस सर, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूस। हाँ, जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो और मॉन्टेस्क्यू। ओके, जॉन लॉक ने किताब लिखी है टू ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉ एंड रूसो ने लिखा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आपने 9th में पढ़ा है ये? सर ये ध्यान नहीं आ रहा। यस सर। अगर नहीं सर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला ध्यान आ गया। अगर आप एक बार 9th में 16 वाला। हाँ, तो इसी में आप पढ़ोगे, एक टॉपिक है मिडिल क्लासेस एनविसेजेस एंड ऑफ प्रिविलेजेस, तो उस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। ओके, सो गो थ्रू। हाँ बताओ सर। स्टार्टिंग में जो आपने फ्रेडरिक जो पेंटर का नाम लिखवाया उसमें, जैसे बुक में तो उसमें थोड़े थोड़े ऊपर वो भी हैं, कॉमा लगे हुए। कॉमा नहीं, मतलब ऊपर वो लगे हुए मैम सर, डैश करके, तो वो लगाना जरूरी है। अभी हम लोग आते हैं, बुक पे भी देखेंगे, ठीक है। पहले अभी कंसेप्ट को समझो। ये जो मैंने समझाया, ये दिस पॉइंट, ये पॉइंट सभी को क्लियर है? प्रॉब्लम क्या है यूरोप में? सर मेरे डाउट है सर, वो कंट्रीज अलग क्यों हुई थी, एक बार बता दीजिए रीजन। कंट्रीज अलग इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनके लैंग्वेज अलग हैं, उनके ट्रेडिशंस अलग हैं, ओके, उनका वे ऑफ लिविंग अलग है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक सेपरेट नेशन बने, जैसे कि फ्रांस बना। फ्रांस जो है कोशिश बनता है नेशन स्टेट करने का, नेशन स्टेट बनने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ पे वो लोग फेड अप थे, दे वर फेड अप ऑफ मोनार्की एज वेल। मोनार्की जो सिस्टम है उससे भी फेड अप हो चुके थे। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या थी? डेस्पोटिक पावर थी, एब्सोल्यूट पावर थी। अभी मैं डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम और भी क्या क्या है, इसके अलावा भी प्रॉब्लम है। सर यूटोपियन विजन क्या होता है? अभी तो मैंने वो पढ़ाया ही नहीं ना, अभी तो आप ये समझिए जो मैंने पढ़ाया है। इसमें किसी को डाउट है तो वो पूछ लो। यस सर। हाँ बोलो। चार्टर में तो क्या होता है? हाँ बोलो। सर जो एम्परर था वो इसको वो नहीं करता था, रिवोल्ट या फिर कुछ प्रोटेस्ट करता था कि तुम लोग क्यों लीव कर रहे हो, या फिर उन पे अटैक कर देगा ऐसे। हाँ अभी हम लोग देखेंगे, करते हैं, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जब पब्लिक अनरेस्ट होता है, ओके, तो क्या होता है, लोगों की फिर जो है कि कुछ लोगों का कोई भी बच नहीं रहता उससे। जब हजारों के लोग पे जब सड़क पे आ जाते हैं। क्या कह रहे हो? यूरोप में भी कोई एम्परर था। रिपीट इट अगेन, व्हाट यू आर सेइंग। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है सर। सर एक ही कोई बोलो। उत्कर्ष बोल रहे हो? यस सर, उत्कर्ष। हाँ बोलो। सर यूरोप में भी ऐसा कोई एक स्पेसिफिक एम्परर था? मतलब जैसे सर आपने एग्जांपल में अभी लिखा कि एक एम्परर पूरे मतलब बहुत बड़े टेरिटरी को रूल करता था, तो ऐसे यूरोप को भी कोई ऐसा एक स्पेसिफिक एम्परर रूल करता था? हाँ, हम लोग पढ़ेंगे अभी ऑस्ट्रिया हंगरी में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है एक मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, हैब्सबर्ग एम्पायर। सर हाँ सर, अगर वो उनका डिफरेंट कल्चर ही था तो सर फिर वो एक साथ जुड़े क्यों? अरे तो वो पहले की बात है ना, पहले लोग ऐसे ही रहते थे, ओके। अब तो ये नया सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, अब ये नया पब्लिक डोमेन में आ रहा है, तो लोग इसको सीख रहे हैं। पहले वे ऑफ लिविंग ही ऐसा था, वैसा ही था जैसा आपने भी समझा है। अब चेंजेस आना शुरू हुए। पहले ये फ्यूडल सिस्टम था, पर्टिकुलरली 9th एंड फ्यूडल सिस्टम, 9th एंड 15th सेंचुरी में पढ़ा है क्लास 9 में फ्यूडल सिस्टम। यस सर, फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल प्रिविलेजेस। यस सर। सर अब देखो, अब लिसन वेट फॉर अ व्हाइल। फर्स्ट प्रिंट में हमने देखा कि सभी लोग, उन्होंने एक ऐसा प्रिंट बनाया जिसमें कि सभी लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या दे रहे हैं? ट्रिब्यूट दे रहे हैं। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में आपको मैंने बताया टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है, एनलाइटमेंट का एक टॉर्च लिया है उन्होंने। दूसरे में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ओके, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अब ये भी आपने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओके। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, कुछ ऐसे पढ़ा था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड राइट सिटीजन। यस करेक्ट। तो उसी के बारे में कुछ उसी तरीके से एक चार्टर है कि लोगों के, मैन के, यहाँ पे देख लो वेमेन नहीं है, मैन कि वेमेन के क्या क्या राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी,
ओके, राइट टू स्पीच। तो इस तरह का चार्टर बना हुआ था, लिस्ट ऑफ राइट्स, ओके, जो कि उनके दूसरे हाथ में था, कि जो कि एक इंडिविजुअल के पास होने चाहिए। तो यही दोनों उनके हाथ में थे और लोग इसको क्या कर रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं। अभी हम इसमें और भी आगे अगर देखें, ओके, तो हमें उसमें क्या मिलेगा, फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग को ही अब मैं फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें देखोगे कि इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा भी था, फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपने पिक वाला पोर्शन अगर अच्छे से पढ़ा हो तो उन्होंने क्या किया था, लिबर्टी को पर्सोनिफाइड किया था एज अ फीमेल। Yes sir, different लेडी की फॉर्म में lady के लिबर्टी, विंग लेडी है। ओके, लेडी को एक पर्सोनिफाइड करके दिखाया था। ओके, आपको याद होगा आई इन अ ट्रायंगल, ऐसे, फिर स्नेक बाइटिंग, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। हाँ, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। तो अब यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो उसमें वुमेन ही खड़ी रहती हैं। अब इन्होंने अपने पिक में ये दिखाया कि फोरग्राउंड पे, नीचे ग्राउंड पे क्या है, शैटर्ड रिमेन्स। अगर आपके पास आपकी बुक है तो आपको ये मिल जाएगा, शैटर्ड रिमेन ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। ओके, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के क्या हैं, रिमेन्स पड़े हुए। अब एब्सोल्यूटिस्ट, अब देखो कुछ टर्म्स मैं बता रहा हूँ। एब्सोल्यूटिस्ट, मोनार्की, ओके, डेस्पोटिक, डिक्टेटर, ओके, और क्या हो सकता है इसमें, ऑटोक्रेसी। ओके, ऑटोक्रेसी आपने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा है, डिक्टेटर नेपोलियन में पढ़ा है, और इसमें हिटलर में पढ़ा है। डेस्पोटिक, एब्सोल्यूटिस्ट नया टर्म है, मोनार्की आप जानते ही हो। इन तीनों के हाथ में क्या होता है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिव। तो ये तीनों के हाथ में, ये तीनों एक्सक्लूसिव पावर होते हैं, जो कि क्या है, एक इंपॉर्टेंट पावर है। तो ये क्या, एब्सोल्यूटिस्ट मतलब ये ओवरऑल इन सभी में किसी एक के पास ही क्या होता है, सारा पावर होता है, और जो मेन पावर है वो क्या है, वो ये तीनों है। ओके, तो कहीं पे भी ये सारे टर्म्स आए, ओके, तो उसको सिर्फ यही से इस तरह से आप क्या करोगे, समझोगे और जानोगे कि कोई एक ही क्या कर रहा है, एक्सक्लूसिवली रन कर रहा है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे बताया कि जो वन पीपल, जो वन पर्सन है, वो जो वन पर्सन, या फिर उसको एक पॉलिस्टिक टर्म में समझो, एब्सोल्यूटिस्ट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बाय वन रन होते हैं, ओके, उसके जो रिमेन्स हैं वो क्या है, नीचे जमीन पे गिरे हुए हैं। ओके, उनके पेटिंग में क्या गिरे हुए हैं, वो नीचे जमीन पे। ओके, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन मतलब वो टूट के बिखर चुके हैं। अब क्या आ गया, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक आ गया। ठीक है, अब ये देखो टाइम पीरियड भी याद रखना, ये 1848 की बात हो रही है। ठीक है, दिस टाइम पीरियड इज ऑफ 1848। ओके, और ये जो इनका विजन था, जो ये विजन था, ये कैसा विजन था, यूटोपियन, जो कि उस समय बहुत नया था। किसी ने ऐसी कल्पना ही नहीं की थी कि इस तरह से होने वाला है। यूटोपियन विजन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। तो फ्रेडरिक सोरियो डिसाइडेड when painted a society, okay, which was so ideal that unlikely to exist. Okay, और वो क्या आइडियल था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ओके, तो यूटोपियन विजन आप इस पे नोट्स बना लोगे फ्रेडरिक सोरियो का। यूटोपियन विजन होता क्या है, यूटोपिया होता क्या है, वो लिख लो। इसको बताओ, लिखोगे आप, विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज so ideal that it is unlikely to exist। ये याद रखिएगा, एक बार पूछा भी गया बोर्ड में 1 मार्क्स में। अब इस यूटोपियन विजन में इन्होंने किया क्या, व्हाट ही डिड, इन्होंने ये किया, शुड आई रब दिस, सभी ने लिख लिया है आई थिंक। Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir.
यस सर। चलो जिन्होंने नहीं किया वो उसे कर लो फटाफट, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं। सर यूटोपियन का मतलब यूटोपियन सोसाइटी टाइम पीरियड के हिसाब से कंपेयर की जाती है। हाँ, ये यूटोपियन विजन एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करना जो कि अनलाइकली टू एग्जिस्ट, जो कि उस समय के लिए एग्जिस्ट करना, मतलब लोगों की कल्पना करना ऐसा क्या था, नामुमकिन था, उनकी तो सर कल्पना अभी के परे था। तो सर अभी जो यूटोपियन सोसाइटी उस समय की है वो अभी एग्जिस्ट करती है? हाँ, अब वो एग्जिस्ट कर रही है। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक आप देख रहे हो एग्जिस्ट होता है। ओके सर। चलो सर नेक्स्ट पॉइंट। यस सर सर स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो इसमें दिखा रहे हैं कि 1848 की बात है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो 1860 के आसपास बनी थी। तो सर उन्होंने ये कैसे सोचा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनेगी? अरे तो यूटोपियन विजन है ना। लिबर्टी सर मतलब स्टैचू, सुनो, लिबर्टी जो टर्म है, आपने क्या बताया टाइम पीरियड 1860? सर 1860 के आसपास बनी थी। 1860s के आसपास बनी थी ना। यस सर। 1860 आप कह रहे हो, बट 1789 में देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो बात हो चुकी है इसकी। आप अगर ये गूगल पे भी देखते हो तो आपको क्या लगता है कि एक एब्सोल्यूट आपको जो सही डेटा मिल जाएगा? नहीं, इसकी एक हिस्ट्री है। जब जिसने हिस्ट्री समझी है, जानी है, वो बता सकता है इसको क्लियरली। और इससे पहले भी आप देखोगे 13 अमेरिकन कॉलोनी 1776 अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, तो उसमें Yes, कहीं ना sir. कहीं लिबर्टी के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो इसमें इस तरीके से सर आप हो इसको सकता है कि उस देखो, आर्टिस्ट ने ऐसा सोचा हो कि ऐसा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कुछ बनेगा, मतलब बनना चाहिए। हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनना चाहिए, एक ऐसा होगा, और जो है कि और वहाँ पे लोग अपना क्या करेंगे, ट्रिब्यूट देंगे, होमेज देंगे। सर ऐसा हो लोगों सकता है ना कि उसी के विजन पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया हो फ्रांस में और बिल्कुल गिफ्ट किया हो यूएसए को। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ और जाओ सर पॉइंट पे आ जाओ। वेट, अब बाद में बात करते हैं, पहले अभी हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। पीपल, अब वहाँ पे उस जो लाइन पे जो कतार आ रही है, ठीक है, जैसे कि ऐसे, नॉट वर्किंग वेल, ओके। सपोज ये कतार में लोग आ रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे है, समवेयर हियर, ओके। तो यहाँ पे जो पीपल हैं, अलग अलग देखो लोग आ रहे हैं, एक ग्रुप में आ रहे हैं, ओके। तो उस ग्रुप में जो पीपल हैं वो कैसे आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट नेशंस के आ रहे हैं। अब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है, आइडेंटिफाइड थ्रू उनको उनके फ्लैग से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जो उन्होंने फ्लैग हाथ में लिया है, और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से, ओके। हम उन लोग क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें देखोगे जो आगे है वो यूएस से, फिर स्विट्जरलैंड, ओके, फिर फ्रांस, दिस इज ओके, फिर क्या है, फ्रांस, ओके। फिर आफ्टर फ्रांस यू विल फाइंड जर्मनी। लिख लो, ऐसे याद हो जाएगा फटाफट। पहले हम ऐसे समझ लेते हैं, यूएसए और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी क्या थे उस समय, नेशन स्टेट थे। ऐसे यहाँ पे सेपरेटली लिख लो, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, ओके। ऑलरेडी क्या थे, नेशन स्टेट। जब इन्होंने बनाया तो दे वर ऑलरेडी नेशन स्टेट बने हुए थे, बाकी नहीं बने हुए, फिर भी इन्होंने बनाया है ऑलरेडी नेशन स्टेट। फ्रांस में अगर देखा जाए तो फ्रांस जब आ रहा है, तीसरा ये जो फ्रांस है, इसने क्या किया है, इसके पास रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा, फ्लैग ऑफ फ्रांस क्या था, रेड ब्लू व्हाइट रेड। सर उसे भी Blue, white, पर्सोनिफाई किया था red. एक वुमेन से। ब्लू व्हाइट रेड। हाँ, याद है सभी को? तो ये वही यस सर। ब्लू व्हाइट रेड है।
ठीक है, तो जिससे ये आइडेंटिफाइड होते हैं ये फ्रांस वाले हैं। okay? अब उसके बाद नीचे आते हैं जर्मनी को देखते हैं अगर हम, तो जर्मनी के केस में क्या होता है। जर्मनी वाले उस समय नेशन स्टेट थे नहीं, बट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मान लिया था कि नहीं आने वाले समय में जर्मनी भी एक क्या बन जाएगी, नेशन स्टेट बन जाएगी। तो जर्मनी के लोगों ने क्या बियर किया था, ब्लैक, याद रखना NTSC, रेड, ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। हाँ बीच में मत बोलिए तब तक मैं रखता हूँ। ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ओके, ये याद रखिएगा। और इस समय जिस समय इन्होंने बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने, ये इस समय में जो है नॉट एग्जिस्ट एज द यूनाइटेड नेशन। ओके, अब हम लोग जर्मनी का पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ेंगे जब इसमें, तब इसमें और समझेंगे। तो ये क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट कन्फेडरेशन थे। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कन्फेडरेशन थे, उनको एक करके क्या बनाया गया है, जर्मनी। और रूसिया भी आएगा इसमें, अभी आप समझोगे, अभी और एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए इतना समझो कि इस समय जब इनके पेंटिंग में नेशन स्टेट की, इन्हें नेशन स्टेट नहीं था जर्मनी, फिर भी फ्रेडरिक सोरियो ने ये माना कि आने वाले समय में ये भी नेशन स्टेट बन जाएंगे, जिस तरीके से चीजें घट रही हैं। ठीक है, तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये भी नेशन स्टेट बन जाएंगे। सर नेशन स्टेट क्या होता है? अभी वही हम लोग उसी पे आएंगे। ओके, तो अब फ्रांस जर्मनी करने के बाद, ओके, तो इसके बाद देखोगे ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया सर ये ईयर कौन सा है? किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। सिसिलीज कहाँ है, ये इटली में है। फिर ये कौन सा है, लोम्बार्डी, ऐसे ही है। ठीक है, इतना ही लिखो एक्सेट्रा। 1848 का समय है। ओके, समवन इज आस्किंग। तो अब इसी तरीके से इन्होंने अपने पेंटिंग में बना रखा है, किसने, फ्रेडरिक सोरियो ने। अब जब फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंटिंग बनाया, ऑस्ट्रिया के बाद क्या है? ऑस्ट्रिया के बाद किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। सर लोम्बार्डी तक जाते हैं सारे कंट्रीज। क्या कह रहे हो, लोम्बार्डी के बाद एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है, पोलैंड वगैरह सर भी है। मतलब हम तो सारा लिखेंगे ना, आप सारा, ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूरा पूछा जाएगा, इन केस इफ दे आस्क। ठीक है, तो आप यहाँ तक कर लो, पोलैंड भी ऐड कर लो। ओके, मेन तो ये 4-5 हैं जो आपने इसे यहाँ तक बता दी। ओके, अब यहाँ पे जो इन्होंने, आप देखोगे जो पेंटिंग बनाई है, ऊपर से देखोगे जीसस क्राइस्ट भी देख रहे हैं, एंजल्स भी देख रहे हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी। ओके, दे आर वेरी हैप्पी फ्रॉम हेवन, क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स। ओके, वो देख रहे हैं किस तरह की फ्रेटर्निटी है अमॉन्ग द नेशन। ठीक है, shall I rub this? Yes, सर एक sir. मिनट, Write it down. हेलो हाँ हाँ बोलो। कौन? हेलो सर, आपने ऑस्ट्रिया के बाद क्या लिखा है? किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। स्पेलिंग अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो देख लो, SICILLES। ओके सर। आपके बुक में भी होगा, आप अगर देखें ठीक से। ओके सर ये सिसिली है क्या? चलो अब मैं मिटा रहा हूँ। अगर किस किंगडम ऑफ टू सिसिलीज अभी आप पढ़ो, इटली है, इटली का पार्ट, सिसिली आइलैंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज, अब इसमें देखते हैं हेवन से। मैंने बता दिया है, अगर आपसे पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स ऑन फ्रेडरिक सोरियोस पेंटिंग, तो आप ये सारी पॉइंट्स लिखोगे, और आप लोगों का ये होमवर्क भी है दैट यू विल प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स ऑन दिस। अच्छा, डेवलपमेंट में भी मैंने नोट्स दिया था बनाने के लिए, 1-2 क्वेश्चन दिया होगा, सभी ने किया है? यस सर। चलो एक बच्चे ने किया है। यस सर किया है। यस सर, यस सर किया है। यस सर किया है। चलो ठीक है, फिर तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले पार्ट में ना, अब हेवन वाला देख लो पहले। यहाँ पे हेवन में ऊपर से क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स। ये दे आर वेरी हैप्पी टू सी व्हाट, कि किस तरीके से फ्रेटर्निटी आई थिंक यू ऑल नो, भाईचारा फैल रहा है। ओके, अमॉन्ग
the nations of the world. ओके, तो ये याद रखिएगा किस तरह से फैटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो वो देख के खुश होते हैं भगवान है। अब व्हाट वी नोटिस्ड ओवर हियर, ये आपका ओवरऑल क्या था, फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में था। अब इसमें हम देखते हैं ये है कि 19th सेंचुरी में हुआ क्या, स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, ओके, हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि देयर वाज अ ह्यूज चेंज, a dramatic changes in political and mental world of Europe। ये नोटिस किया जाता है। अब 19th सेंचुरी आप जानते हैं 1801 से 1899 तक यही है, तो ड्रामेटिक चेंज कहाँ पे, यूरोप में देखा जाता है। अब इस ड्रामेटिक चेंज को पहले हम समझते हैं। अब यहाँ पे टर्म आएगा नेशन स्टेट, समवन हैज आस्क्ड अर्लियर। नेशन स्टेट को हम समझेंगे क्या है, नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट। नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट, तो नेशन स्टेट से बनने से पहले, ठीक है, मॉडर्निटी की बात हो रही थी और कुछ मॉडर्न वे में लोग काम भी कर रहे थे। उसमें उन्होंने क्या किया था, सेंट्रलाइज्ड पावर थी। इसमें क्या थे, सेंट्रलाइज्ड पावर थी, ओके, सोवरेन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड एरिया, सब लिख लो ऐसे ही, ओके। सेंट्रलाइज्ड पावर थी, सोवरेन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड एरिया। सेंट्रलाइज्ड आप जानते हैं, अभी मैंने रिसेंटली आप लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ाया भी है, ओके। तो सेंट्रलाइज्ड मतलब कि मॉडर्निटी की बात तो हुई, मॉडर्न स्टेट आया तो सही, बट उसमें क्या था, एक सेंट्रलाइज सिस्टम, जो कि ये क्लियरली वेल डिफाइंड टेरिटरी है, उसी में क्या करेगा, काम करेगा, ओके। अब थोड़े बहुत छूट दिए गए, बट इससे लोग खुश नहीं थे। नेशन स्टेट में आते हैं, नेशन स्टेट में क्या था, मेजॉरिटी ऑफ its citizens and not only its ruler came to develop a sense of ये पूछा जाता है एक नंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नेशन स्टेट, ओके। तो ये लिखोगे। अब यहाँ पे देखो, जो सिटीजन्स हैं दे आर नॉट सिटीजन्स, ओके, बट यहाँ पे वो सिटीजन्स हैं, ओके, सब्जेक्ट्स है। मॉडर्न स्टेट या मोनार्की में अगर आप देखोगे तो मोर और लेस दे वर सब्जेक्ट्स, बट इन केस ऑफ नेशन स्टेट दे बिकेम सिटीजन्स। और सिटीजन्स में ज़्यादातर उसके सिटीजन्स और जो रूलर हैं वो एक ही आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी क्या है, सेम है, एक जैसी, अरे हम लोग तो एक जैसे हैं, एक साथ रह रहे हैं, ओके। और उनका अपना एक शेयर्ड क्या है, हिस्ट्री है, आउट दिस साइड। तो एक नेशन स्टेट, जैसे कि मैंने पहले वाले स्लाइड में बताया था कि क्या है, अब इसी में लोग अपने आप को, अपने लोगों को देख रहे हैं और एक साथ क्या हो रहा है, अलग हो जा रहे हैं। तमिलनाडु के केस में आपने देखा था, उन्होंने लैंग्वेज को किस तरीके से रोका था, अच्छा सॉरी नॉट तमिलनाडु, आपने पढ़ा था लैंग्विस्टिक स्टेट, याद होगा। तो लैंग्विस्टिक स्टेट के केस में तो हाँ, इसीलिए लोग वहां पे डर रहे थे, ठीक है, इंडिया में, कि अगर ये लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बन जाएगा तो कल को कहेंगे कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन क्यों ना बन जाए। तो पहले इसीलिए डर रहे थे, फिर बाद में देखा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, फेडरलिज्म और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट यहाँ पे तो यही केस है, ओके, कि एक कॉमन आइडेंटिटी है, शेयर्ड कल्चर है, तो अलग हो जाए और एक नेशन स्टेट बन जाए। समझ में आ रहा है, अब क्लियर हो पा रहा है सभी को? यस सर। नेशन स्टेट समझ में आया। हाँ, someone is saying something। नेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि वहाँ के सिटीजन और रूलर के बीच में, मतलब उन सिटीजन और रूलर
सब क्या मानते हैं, एक उनके अंदर सेंस होता है कॉमन आइडेंटिटी, एक जैसे वाले दिखने वाले लोग, ओके, कॉमन आइडेंटिटी, अरे हमारे तो पूर्वज एक ही हैं, हम लोगों की अपनी एक हिस्ट्री है, ओके, हम लोग एक साथ ही रहेंगे, ओके। अब जैसे पीपल फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप और सॉरी वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड कैन नॉट से दैट दे हैव एनी कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री एट ऑल, ओके। तो वो अलग देखने में होते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग अलग है, ईस्टर्न लोगों का अलग है, ओके। सो इन दिस सेंस यू कैन write the definition of nation state. Is that clear to everyone? Yes, sir. Thank you, Yes, sir. sir. Okay. So what you will do now? You will go through this, okay, and let me know if you have any kind of doubt. तो अभी क्या करते हैं, सौम्या, can you hear me, सौम्या? Yes, sir. So what you will do, सौम्या, आप जो है go through it, okay, from the first page of this chapter, and सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग उसको देखेंगे किताब, ठीक है, आप रीडिंग करेंगे, ठीक है। All right, sir. Sir, will you please wait for a minute? I'll just get my book. Okay. सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ बोलो। सर इस पिक्चर में जीसस तो उसके पीछे एक लाइन बना, तो उसका कोई है रोल, मतलब पता नहीं था। ये पहले बताओ, बुक सभी को दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी देखो ये सब कतार बना के आ रहे हैं यहाँ पे, देखो, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और फिर हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ओके। और इसी तरीके से लोग कतार बना के, ये ट्रेन है, ट्रेन जैसे देखो इधर से इधर से इधर से आ रहा है, ऊपर से देखो ये सब। सर इसमें सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज को ही डिपिक्ट किया गया है। हाँ, यूरोपियन, अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। सर नॉर्थ अमेरिका में तो कनाडा भी आना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ यूएसए क्यों दिखाया है? नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स का है, अमेरिका ही पर्टिकुलर कहा गया है। अब अमेरिका देखो, टर्म जब अमेरिका, यूएसए का फ्लैग कहाँ है? यूएसए का फ्लैग दिख रहा है यहाँ पे? सर यूएसए को तो मिल चुका है, छोटा सा है, तो वो तो सबसे आगे होगा, तो उसका फ्लैग तो नहीं दिखना चाहिए। पता नहीं, इसमें यूएसए का फ्लैग तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, बट आप तो इस थ्योरी को समझिए, ठीक है, आगे रीड करो। यूएसए का फ्लैग, ओके, ठीक है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो चलो रीडिंग वाला पार्ट स्टार्ट करिए। सर आपने बताया नहीं जीसस उसके पीछे जो लायन है वो सिग्निफाई क्या कर? जीसस के पीछे लॉयन है, ओके। तो अब ये तो कोई जो हो सकता है, जो मिशनरी स्कूल में पढ़ते होंगे, वो आई थिंक वो उसका बेहतर जानते होंगे, ठीक है। कोई है सेंट मैरी से या किसी स्कूल से, क्रिश्चियन स्कूल से, कोई है इसमें से? नो सर। चलो फाइंड इट आउट, क्रिश्चियन में क्या इसका सिग्निफाइंग। और फिर देखिए यहाँ पे ट्री भी बना हुआ है, शायद माउंटेन ट्री है, उसकी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मतलब क्या है? चलो ठीक है, आप चैट बॉक्स में रखो, आपकी आवाज नहीं आ रही है इसमें। वेट, किसी ने पेंटर का नाम है फ्रेडरिक, क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिखिए, मैं सॉल्व सर कर देखिए यहाँ पे पाइन ट्री है शायद से, उसको हेलो सौम्या, am I audible? माँ के कुछ लगाया हुआ है पेपर्स। Yes, sir. बच्चे आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है ठीक से, आप क्या करिए कि आप एक बार चैट में लिखिए, फिर मैं उसको देखता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है एक्चुअली। सौम्या आप एक काम करो, रीडिंग शुरू करो पहले। Okay, sir. In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. As you would recall, artists of all the time of the French Revolution personalized liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other. On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. In Sorio's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. Leading the procession
Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. France, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue. She is followed by the people of Germany bearing the black, red, and gold flag. Underline. Interestingly, at that time, when Soyuz created this image, the German peoples did not yet exist as a United Nations. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. Following the German peoples are the people of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From the heavens above, Christ, saints, and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. The chapter will deal with many of the issues visualized by Sorio in Figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of multinational dynastic empires of Europe. Underline. The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. तो क्या मैंने सारा यही सब बताया है आप लोगों को भी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक पॉइंट देखो, ये अर्नेस्ट रेनो, व्हाट इज नेशन, ठीक है, इनके बारे में अर्नेस्ट रेनर के बारे में पूछा जा सकता है. यहाँ से लिखोगे, अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन, अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन व्हिच वन बेसेस द नेशंस नेशनल आइडिया. तो इनका क्या कहना है कि एक नेशन क्या है, एक लॉन्ग पास्ट, मतलब कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट है. ऐसा नहीं है कि वन डे प्रोसेस है और एक नेशन बन गया, ठीक है. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है. लोगों का त्याग है, बलिदान है, प्रयास है, तब जाके एक नेशन बनता है. ओके, और वो लोग उसको कैसे जस्टिफाइड करते हैं कि उनका एक अपना हीरोइक पास्ट होता है, ठीक है, उनकी अपनी ग्लोरी होती है, तब जाके वो सब क्या करते हैं, एकजुट होते हैं और एक नेशन स्टेट जो है बनाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं. तो दिस इज व्हाट अर्नेस्ट रेनर ट्राइड टू से अबाउट व्हाट इज नेशन. और इसके पहले मैंने आपको बताया एब्सोल्यूटिस्ट. तो ये एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन विजन है, ठीक है, ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा. refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. Okay, इसको भी लिख लीजिएगा, एक नंबर में आ सकता है आपके एग्जाम में. तो now we will move to next one, the French Revolution and the idea of the nation. अब सर ये और हाँ सर लिखा है कि what about sweeping changes in political and mental world of Europe. सर मेंटल क्यों बोला गया, इसका मतलब क्या मतलब है? मेंटल का मतलब ये है कि लोगों के ऊपर इसका क्या पड़ता है, ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है. ओके, मेंटली लोगों के अंदर ऊपर जो मेंटल चेंजेस आते हैं. लोगों ने कह दिया कि मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी विल नॉट एक्सेप्ट, वी विल एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उनका माइंड चेंज हो गया, दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट किंग एज अ रूलर, वी विल एक्सेप्ट आवर ओन, वी विल मेक आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स हु विल लुक आफ्टर अस. ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इफ किंग विल यूज टू रूल, okay, or if king will rule, he or she will have to follow the constitution, means constitutional monarchy. तो इस तरीके से there was a mental change, ठीक है, among the people who were living in Europe. Yes sir. सर हाँ, अभी अब आ जाओ टॉपिक पे, आ जाओ टॉपिक पे आओ, फिर अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ. चलो अच्छा बोल दो क्या कह रहे हो. What is the meaning of plebiscite? ओके, मैंने बताया होगा रेफरेंडम. ये प्लेबिसाइट नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है. सर रेफरेंडम भी कह सकते हैं हम इसे? नहीं, प्लेबिसाइट आई थिंक यही है दिया.
यहाँ पे दिया होगा, ये पूछा भी जाता है प्लेबिसाइड आपके एग्जाम में। अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। ओके, अब देखो रेफरेंडम ही हो गया। हाँ, तभी मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। आपने 9th में पढ़ रखा है रेफरेंडम, पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ के केस में। तो अब ये रेफरेंडम क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन सेम होगा, ये बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट पे, ठीक है, और ये क्या होता है, नॉट बाइंडिंग। बस यही डिफरेंस मेन है सर। ठीक है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट आपसे ये प्लेबिसाइड का डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एक डाउट, अभी डाउट रुको, अब हम लोग पहले टॉपिक पे आते हैं, फिर हम लोग डाउट पे भी आएंगे। ओके सर, थैंक यू। द फ्रेंच, अब कोई बोलेगा नहीं जब तक मैं ना कहूं। रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा 1789, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आई बिलीव सभी ने अच्छे से पढ़ी होगी इस चीज को, फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर को। यहाँ पे देखा गया कि सोवर्निटी, ओके, सोवर्निटी जो है वो ट्रांसफर हो गई कहाँ से, फ्रॉम मोनार्की टू फ्रेंच सिटीजन। ओके, अब इसमें और क्या देखा इन्होंने, फ्रांस वालों ने, इनके अंदर क्या था, फ्रेंच पीपल ऐसे लिखे हैं, फ्रेंच पीपल ने क्या किया, इन्होंने डेवलप किया सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी amongst the French people, okay, और उसमें ला पैट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ला पैट्री जिसको फादरलैंड, जैसे हम लोग द मदरलैंड कहते हैं वो फादरलैंड, और ली सिटोइन, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर अगर आपको याद होगा तो उसने ही कुछ ऐसा करने की कोशिश किया था ली सिटोइन के केस में। द सिटीजन्स का ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में कई बार एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंच कलर, ट्राई कलर आपको मैंने बता दिया है, ओके। अब ट्राई कलर ये यूज कर रहे हैं। रॉयल स्टैंडर्ड हट गया, रॉयल स्टैंडर्ड क्या हो गया, हट गया, ठीक है, रिप्लेस। फिर ई स्टेट जनरल भी आपने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल बॉडी जो थी नेशनल असेंबली में। अब ये एक्टिव सिटीजन इसमें क्या कर रहे हैं, जो उसमें वोट करते हैं। फिर इसमें आपने नेशनल असेंबली भी पढ़ा है, नेशनल असेंबली में तब्दील होते हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है इसमें सर कन्वेंशन, हाँ न्यू हाइम्स, हाँ फिर उसके बाद न्यू कन्वेंशन भी आ जाता है। फिर उसके बाद आपने न्यू हाइम्स, सर हाइम्स मतलब, हाइम्स कौन बताएगा, हाइम्स का मार्शले, मतलब, हाइम्स का मतलब क्या होता है, तो सर मतलब भजन होता है क्या? सर सॉन्ग्स होते हैं, मन गाते हैं, सॉन्ग्स होते हैं शायद, हाइम्स होते हैं, प्रेयर्स वगैरह, ठीक है। सर मतलब भजन जैसे सॉन्ग होते हैं, वही प्रेयर्स। जो कि उस समय किंग्स और क्वींस को ओथ्स टेकन, रुको अब पहले सुनो, पहले न्यू हाइम्स, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स, ये सब क्या, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, कमेमोरेटेड मतलब सेलिब्रेटेड, सर उन्हें याद किया जाता है, सेलिब्रेट नहीं करेंगे, मर गए हैं ना मार्टियर्स में। सब किसके नाम पे, नेशन के नाम पे, सबको नेशन के नाम पे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन किया गया,
एडमिनिस्ट्रेशन किया गया। यहाँ पे क्या हटाया गया? कस्टम ड्यूटी। इंटरनल, अब इसमें इंटरनल भी, इंटरनल कस्टम ड्यूटी हटा दी गई। ओके, फ्रेंच लैंग्वेज बिकेम द कॉमन लैंग्वेज। रीजनल डायलेक्ट्स को हटा दिया। तो ये सारी चीजें इन्होंने की जो उस समय के लिए बहुत नई थी। यूरोप के रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूरोप, ठीक है, वहाँ के लिए सब चीजें क्या है, बहुत नई है। फ्रांस में जो हो रहा है उसको देख के लोग क्या हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। अभी कैसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे वो मैं अभी बताऊंगा। पहले ये देख लो कि ये सारी चीजें हम लोगों ने 9th में पढ़ी थी, ठीक है, और उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। और नेक्स्ट देखोगे इसमें सर। हाँ सर, कॉमेमोरेटेड के आगे क्या लिखा है आपने? commemorated in the name of nation। हाँ अभी इसमें, हाँ बोलो सर। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का पॉइंट समझ में नहीं आया वाला। देखो पहले क्या होता था कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, अब मैंने जो पहले वाला फिगर बनाया था ग्रीन वाला अगर याद है, तो इसमें क्या होता था कि अगर ये रीजन है, रीजन ए और रीजन बी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे समझो, यहाँ से यहाँ जाने में क्या होता था, ड्यूटी देना पड़ता था। यहाँ से यहाँ जाने में ड्यूटी देना पड़ता। ड्यूटीज मतलब ये रेफर्स टैक्स, ठीक है। तो इंटरनली भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी टैक्स पे करना पड़ रहा है। ओके, तो वो जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी उसको उसने क्या कर दिया, हटा दिया गया। ओके ओके सर। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि जो यहाँ के रेवोल्यूशनरीज थे उनके अंदर एक साहस आ गई। ओके, रेवोल्यूशनरीज अपने आप को समझने लगे कि अब हम पूरे यूरोप को सही कर देंगे। हमने फ्रांस को सही किया है तो यूरोप को भी करेंगे। तो एक मिशन पे निकलते हैं, क्या करने के लिए, लिबरेट इसको, पीपल ऑफ यूरोप। पीपल ऑफ यूरोप को हम क्या कर देंगे, लिबरेट कर देंगे। टेंशन मत लो, अब हम आ गए हैं। ओके, और ये जो है कि किससे करेंगे, फ्रॉम डेस्पोटिज्म, ठीक है। अंधेरी रातों में अब ये निकल रहे हैं, ये शहनशाह हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब ये न्यूज़ स्प्रेड होती है, जब ये बात फैलती है लोगों के अंदर, लोगों के बीच, तो लोग बहुत खुश होते हैं। ओके ओके, हमारा जो है शहनशाह आएगी, मतलब शहनशाह या रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। यूरोप में जब ये बात फैलती है तो जो स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे जैसे नहीं, ठीक है, तुमसे बड़े स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एडुकेटेड। अब आपको मालूम है हमेशा सोसाइटी में चेंज कौन लाता है, पढ़े लिखे लोग, एडुकेटेड मिडिल क्लास। ये हमेशा याद रखना। वहाँ पे भी मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड ऑफ प्रिविलेजेस, यहाँ पे भी आगे देखो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी क्या शुरू किया, इन्होंने भी जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। जैकोबिन क्लब याद है आपको? यस सर। अब यहाँ पे जैकोबिन क्लब्स बना, ठीक है, जैसे पोलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, वो आपको पढ़ लेना। पोलैंड, बेल्जियम, तो मतलब वहाँ पे नाम ही जैकोबिन क्लब रख दिया था क्लब्स का। हाँ, जैकोबिन क्लब देखा गया ना, इसको क्या कहते थे, सैन क्लिटर्स भी कहते थे। दोज हु आर विदाउट सैन क्लिटर्स, ओके, नी ब्रीचेस। दोज विदाउट नी ब्रीचेस। सर उन्हें कोई भी ये नहीं बोलता था कि आपने नेम कॉपी क्यों किया। अरे तो उनको वैसे ही करना है ना। जैकोबिन क्लब्स अगर यूरोप में आपने कहीं पे बना दिया, जैसे सपोज फ्रांस, ये यूरोप है, फ्रांस में जैकोबिन क्लब से देखा गया कि रेवोल्यूशन आ गया, तो यहाँ पे भी किंग को डराने के लिए जैकोबिन्स बना दो, यहाँ भी किंग को डराने के लिए जैकोबिन्स। सब डर गए, अरे यार यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, मतलब सिर्फ नेम से के लिए। हाँ ठीक है। तो फ्रेंच की आर्मी ने क्या किया, फ्रेंच की आर्मी ने नेशनलिज्म को बढ़ाया, ठीक है, इन रेस्ट ऑफ द यूरोप। मतलब सर ये वाला जैकोबिन क्लब वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर वाले से अलग है? ये जैकोबिन्स क्लब उसी के बेसिस पे तो बना है, ठीक है, लोगों को बताने के लिए कि अब यहाँ पे ओरिजिनल वाला नहीं है। ओरिजिनल वाला नहीं है, उसके नाम पे, उसी के तर्ज पे बना है, क्योंकि वो क्या था, प्रोमिनेंट वन था इन फ्रेंच रेवोल्यूशन ना।
अगर अच्छे से पढ़ा है आपने तो। हु वाज द हेड ऑफ जैकोबिन्स क्लब? सर मैक्सिमिलियन रॉबर्टसन। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। हाँ, तो मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर। तो ये ओवरऑल फ्रांस में। अब यहाँ पे आपका बोर्ड में क्वेश्चन क्या बनता है कि हाउ फ्रेंच प्लेड अ वाइटल रोल इन स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंच ने ही वाइटल रोल प्ले किया है। ओके, हाउ द पीपल इन यूरोप वर इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये सारे पॉइंट जो भी लिखवाए हैं मैंने, अगर आपने लिख लिए हैं तो मैं साथ ही साथ आपके नोट्स भी बनवा रहा हूँ। अगर आपने साथ लिख लिया है तो यू विल राइट ऑल दिस पॉइंट्स। ओके, एंड लेट मी टेल यू दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अब इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को अभी आप आगे और भी पढ़ोगे, जब प्रिंट कल्चर आएगा तो भी उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाएगा। ओके, अब इसमें फ्रेंच में आपने फिर पढ़ा होगा कि देयर वाज अ military dictator actually. Okay, his name was Napoleon. बोनापार्ट। Napoleon नेपोलियन बोनापार्टे। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम में क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, नेपोलियन सिविल कोड बोर्ड के, और इवन एनटीएससी एज वेल। तो इसके अंदर क्या भूख थी, किस चीज की? पिछले साल पढ़ा था। हाँ, पर वो थोड़ा सा ही था, मैंने वहां पे भी बताया होगा कि आप 10th में और पढ़ो, ठीक है। तो वो यही है, टेरिटरी इसके क्या थी, टेरिटरी की भूख थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी चाहिए था। ओके, और इसने क्या किया, ये डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया इसने, जो कि यहाँ पे था फ्रांस में। ओके, अब यहाँ पे देखोगे दो टर्म्स, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। ये लिख लो, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो नेपोलियन क्या था, नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत अच्छा काम किया इसने, पॉलिटिकल फ्रंट में बहुत गंदा काम किया। एडमिनिस्ट्रेशन में उसने क्या किया कि इसने जो है रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल लिया, इन ऑर्डर टू मेक whole system more rational and efficient। ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा जो है क्या किया, चेंजेस लाया। लोग पहले इसको सोचने लगे कि ही इज द हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, दूत है ये इसका, लिबर्टी का। बट सून दे रियलाइज, हो ये तो अपना क्या कर रहा है, अपना ही टेरिटरी जो है मजबूत करना चाहता है, और टेरिटरी को अच्छे से क्या करना चाहता है, होल्ड करना चाहता है। अब जैसे फ्रांस है, ओके, तो फ्रांस के आसपास एरिया को इसे जब एक्वायर करना शुरू करता है तो लोगों को लगता है बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। बट ये क्या कर रहा है कि सभी को जोड़कर वो एक सिंगल यूनिट बनाने की कोशिश करता है। और उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को ईज करो। जब एक एडमिनिस्ट्रेशन ईज हो जाएगा तब नेपोलियन बड़े आराम से क्या कर देगा, पूरे टेरिटरी पे काम करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। ओके, तो लोगों को पहले ये समझ में आया ही नहीं, पहले लगा लोगों को अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, जो है ये हमारे लिए कुछ करेगा। बट सून दे रियलाइज नो। अब वो उसका एक सिविल कोड है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल कोड ऑफ 1804। अब इस सिविल कोड में इसने क्या किया, प्रिविलेजेस, ये लिख लो, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ये इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया इसने, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ। बिफोर द लॉ क्या होगी, इक्वालिटी, बढ़िया हो गया, 1 2। और थर्ड इसने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया कि आपको क्या मिलेगा, राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें लोगों को बहुत खुश हुए लोग, ठीक है, अच्छा कोड है। और ये कोड तो फ्रांस के अलावा इसने क्या किया, जो इसके कॉलोनीज थे, ठीक है, जिसको इसने कॉलोनीज बनाई वहां पे भी इसने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब कॉलोनीज में अगर आप देखो, चले रखते, यस सर, यस सर। अगर जो बच्चे इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, वो समझ लें कि आप वो गलती कर रहे हैं। ये इस तरीके से आपको नोट्स बनाना आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आप नहीं बना पाओगे। और ये एक एक करके सारे पॉइंट्स में मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
सर सिविल कोड वाला भी रब मत करना। हाँ, जो बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। अब तो मैं जो है, आप क्लास में तो बैठे नहीं हो, मैं देख भी नहीं सकता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो ये तो सिर्फ फेथ है सर कि तो आप कर रहे कैमरा हो। ऑन करवा के बोल दो। क्या बोल दूं? सर कैमरा ऑन करवा के बच्चों को बोल दो कि कॉपी दिखाए। कोई बात नहीं है, वो देखो अब वो जो है कि कुछ समझदार है सभी बच्चे, तो जानते हैं कि मम्मी पापा अलग से जो है कि मुझे पढ़ा रहे हैं, तो हम उनके लिए कुछ करेंगे, ठीक है, उनका पैसा जाया नहीं होने देंगे, तो कुछ समझदार है। चलो हम लोग आगे आते हैं। चलो अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, जिसका रह रहा है वो क्या करेंगे, वीडियो देख के इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया, सिविल कोड को जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, सिविल कोड को एक्सपोर्ट किया कुछ रीजन में, ठीक है, एक्सपोर्ट किया रीजन जैसे कि डच रिपब्लिक में किया, स्विट्जरलैंड में किया, इटली एंड जर्मनी में किया। ओके, तो यहाँ पे जब इन्होंने एक्सपोर्ट किया तो इसमें यहाँ पे और भी कुछ चेंजेस लाए इन्होंने। क्या चेंजेस लाया, वहाँ पे एबॉलिश्ड कर दिया क्या, फ्यूडल सिस्टम। फिर और क्या एबॉलिश किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडोम। ओके, फिर उसके बाद क्या किया, टाउन सर में सर्वडोम क्या होता है? टाउन में इन्होंने गिल्ड रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। अभी मैं बता रहा हूँ, पहले लिख लो। ओके, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद क्या गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये इम्प्रूव कर दिया। ओके, तो लोगों को लगा कि उसके बाद और क्या क्या, और इसने क्या किया, यूनिफॉर्म लॉज। फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, कि मैंने बता दिया है, 9th में ही पढ़ा होगा, वेट एंड मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी। अब इससे क्या हुआ कि अब इससे पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड थे वो बड़े आसानी से हो रहा है। मूवमेंट ऑफ, ठीक है, आसानी से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसे भी लिखो, वन प्लेस टू अनदर, अच्छे से हो रहा है। अब देखो, एक सिविल कोड को इसने एक्सपोर्ट किया डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में। यहाँ पे इसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम जो कि 9th एंड 15th सेंचुरी में यूरोप में था, आपको मैंने बताया है, एक किंग होता है, वो अपनी जमीनों को क्या करता है, नोबेल को देता है, नोबेल क्या करता है, पीजेंट्स को देता है, और पीजेंट से क्या करवाता है, काम करवाता है। पढ़ा है आपने, लैंड तो पूरा लैंड किसका होता है, यस सर। वो लैंड किसको देता है, नोबेल क्या करता है, वही लैंड एलोकेट करता है अलग अलग पीजेंट्स को। पीजेंट्स क्या करते हैं, उस लैंड पे काम करते हैं। अब उस लैंड पे जब काम करते हैं तो उनसे उस लैंड देने की वजह से उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या कराया जाता था, काम कराया जाता था। जैसे कंस्ट्रक्शन में करा लिया, ओके, होम में काम कराया, बहुत सारे काम जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रेंडर करने पड़ते थे। आर्मी में उनको रिक्रूट कर लिया, नोबेल के लिए और किंग के लिए। तो ये क्या था, एक फ्यूडल सिस्टम का जो है, फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था। ओके, तो फ्यूडल सिस्टम इसने हटा दिया, पीजेंट्स को फ्री कर दिया सर्वडोम से। सर्वडोम क्या होता है, भूदास, ठीक है, भूमि के क्या है, दास है। तो कह दिया नहीं, अब दास आप लोग नहीं रहोगे, आप हट जाए, आपको हटाया जाता है इसमें से, ठीक है, आपको अब छूट मिल जाती है। टाउन में गिल्ड हमने तो पढ़ा था कि नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी।
तो स्लेवरी है ना, वो दूसरे काइंड की स्लेवरी है, सर्वडो हटाया था इसमें। वो स्लेवरी अभी आएगा, वो स्लेवरी वो दूसरे काइंड का था जिसमें सिर्फ क्या होते थे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक्सपोर्ट होते थे, ट्रायंगुलर ट्रेड जो होता है ना। यहाँ पे गिल्ड क्या है, एसोसिएशन। एसोसिएशन वगैरह जो ट्रेडर्स के बनते थे, ठीक है, इसकी जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो रेस्ट्रिक्शन इसने क्या कर दिया था, हटा दिया था। तो ट्रेडर्स के लिए और पीजेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ ये मेजरमेंट। तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी जो है इम्प्रूव कर दिया इसने। तो ओवरऑल जो ट्रेड था वो फ्लरिश करने लगा इसके इस ईजीनेस से, तो लोग खुश हो गए और इसको अच्छा मानने लगे। अब इसके साथ साथ अब ये तो शुरुआत के दौर में इस तरीके से जब इसने चेंजेस लाए तो लोगों को लगा अच्छा इंसान है और अच्छा कर रहा है, तो एक्सेप्टेबल था। बट सून दे रियलाइज्ड कि नहीं, ये सही से काम नहीं कर रहा। अब इसने किया क्या, इसमें आप देखोगे कि इसने पहले, अच्छा इसमें एक पॉइंट ये भी है, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, मतलब पूछा नहीं जाएगा, फिर भी एक दो याद रखना। मेंज सिटीज में, तो सिटीज में भी देखो, सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मिलान, मेंज, वॉर्सो। ब्रुसेल्स तो आप जानते हो बेल्जियम में, मिलान कहाँ है, मैच का फॉलोइंग में हो सकता है आ जाए, इटली। मिलान इटली में है, इटली। मेंज जर्मनी, वॉर्सो पोलैंड का कैपिटल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो यहाँ पे इसको हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी माना गया, ठीक है। एंड लेटर दे रियलाइज नो दैट ही इज नो मोर, ओके, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। ये किसने क्या किया है, मैं इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लेटर ऑन जो मैंने आपको बताया, इन्होंने रियलाइज किया कि ये हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी नहीं है। जो मैंने बनाया था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ा, और हमने पढ़ा कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर दिया है। बट पॉलिटिकल फ्रंट में देखो तो इसने क्या किया, इसने इंक्रीज्ड टैक्सेशन, ओके, सेंसरशिप, ये आ सकता है बोर्ड में भी और एनटीएससी में भी, और फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, इसमें करता था फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन आर्मी में, ठीक है। पॉलिटिकल राइट, अपने ही लोगों को क्या करता था, गद्दी पे बैठा था, ठीक है, अपने नेपोटिज्म प्रैक्टिस करता था ये। तो लोगों को लगा कि इसने क्या किया है, ये अलग अलग रीजन को जो इसने फ्रांस के आसपास बनाए हैं उसको सिर्फ अपने साथ जोड़ने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूज जो है इजीनेस किया है, कि किसी के लिए अच्छा इंडिविजुअली नहीं कर रहा है, ओके। सून पीपल रियलाइज दिस। समझ में आया नेपोलियन सिविल कोड सभी को? यस सर। यस सर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, ओके। सौम्या, सौम्या कंटिन्यू योर Yes, रीडिंग sir. पार्ट। Yes, sir. सर टाइम हो गया है। Okay, sir. Sir, this French Revolution, रीडिंग बस रह गया है। the French Revolution and the idea of the nation. The first clear expression of the nationalism came with the French Revolution in 1789. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led by the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the people. The ideas of la patrie, the fatherland, and the les citoyens, the citizen, emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. The new flag, the tricolor, was chosen to replace the formal royal standard. The Estates General was elected. सारे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर दो। The Estates General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. New hymns were composed, oaths taken, and martyrs commemorated, all in the name of nation. A centralized
administrative system was put in place, and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. Internal custom duties and dues were abolished, and a uniform system of weights and measures was adopted. Regional dialects were discouraged, and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words, to help the other people of Europe to become nations. When the new events when the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of the educated middle class began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of the Italy in 1970s. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set up about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Though through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France. But in administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code of 1804, usually known Very as the important. Underline सारा कर लो. usually known as the Napoleonic Code, did away with all the privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. This code was exported to the regions under France control in Dutch Republic, in Switzerland, in Germany, and Napoleon simplified administrative decisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. In the towns too, guild restrictions were removed. Transport and communication systems were improved. Peasants, artisans, workers, and new businessmen enjoyed a newfound freedom. Businessmen and small-scale producers of goods, in particular, Wait. हाँ बोलो. आप बोलते रहो. businessmen and small-scale producers of goods, in particular, began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. However, in the areas conquered, the reactions of the local populations to French rule were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go in hand with the political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes. ठीक है. समझ में आया सभी को? क्या मैंने यही सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को समझ में आया? Yes, sir. सर एक पॉइंट पे डाउट है. हाँ, तो आप क्या करेंगे? नोट्स भी बन गया, एक बार रीडिंग भी करा दी, एक बार फिर से पढ़ना और इसको याद करते चलना साइड बाय साइड. ठीक है? और हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर इस पे डिस्कशन जो है कैरी ऑन रखेंगे. डीबीपीस भी तो आएंगे. ओके सर. हाँ, डीबीपी भी आपको मिल जाएंगे. ओके सर. नोट्स अगर आप बनाना है आप बना लो अलग से और बहुत अच्छी बात है. ठीक है? और सर पेज नंबर